एक शहर में एक परिवार रहता था जिसमें एक आदमी सौरभ, उसकी पत्नी सीमा, अपनी एक सुंदर सी 11 साल की बेटी गरिमा के साथ रहते थे। गरिमा दिखने में बहुत सुंदर थी। वो बिल्कुल दूध जैसी गोरी और काले बादल जैसे लंबे लंबे बाल थे। और वो दिल की बहुत साफ थी, सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी, अपने माँ बाबा से बहुत प्यार करती थी। सारे मोहल्ले वाले गरिमा की तारीफ करते रहते थे। एक दिन गरिमा अपने बाबा से जिद करने लगी। बाबा, बाबा मुझे कहीं बाहर लेकर चलो ना, मुझे कहीं बाहर घूमने जाना है। अच्छा, तो मेरी प्यारी सी बेटी को बाहर घूमने जाना है। अच्छा बताओ, कहाँ जाना है? हाँ बाबा, मुझे कहीं बर्फ वाली जगह लेकर चलो, गर्मी का मौसम भी है, वहाँ जाएंगे तो मजा आ जाएगा। तभी पीछे से गरिमा की माँ सीमा आ जाती है। अच्छा, अगर ठंडी जगह जाओगी तो बीमार नहीं हो जाओगी? अरे माँ, फिर हम कहाँ जाएं घूमने? अरे बेटी, उदास मत हो। अब मेरी प्यारी बेटी ने जिद करी है तो कहीं बाहर तो घूमने जाएंगे। एक काम करते हैं, गरिमा की नानी के घर चलते हैं। नानी से मिले तो ना जाने कितने साल हो गए। नानी भी गरिमा को देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ माँ, सही कह रही हो, हम सब नानी के घर ही चलते हैं। फिर वो सब गाड़ी से नानी के घर चलने के लिए रवाना हो जाते हैं। गाड़ी चलाते चलाते रात हो जाती है और सौरभ बहुत थक जाता है। गरिमा अपनी माँ के साथ पीछे वाली सीट पर सो जाती है। तभी गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और उन सबका एक्सीडेंट हो जाता है और सब बेहोश हो जाते हैं। कुछ लोग उन सभी को हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। तभी सौरभ और गरिमा तो ठीक हो जाते हैं, पर सीमा की हालत बहुत बिगड़ जाती है। सौरभ और गरिमा बहुत घबरा जाते हैं। बाबा, बाबा मुझे बहुत डर लग रहा है, माँ ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। तभी डॉक्टर आता है। सौरभ भाई साहब, जरा आना हमारे साथ। सौरभ गरिमा को वेटिंग रूम में बिठाकर डॉक्टर के साथ अकेले में बात करने चला जाता है। माफ कीजिएगा सौरभ भाई साहब, हम आपकी पत्नी को बचा नहीं सके। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? अब क्या होगा? इतना कहकर डॉक्टर अपने ऑफिस में चला जाता है और सौरभ के पास गरिमा को सब कुछ बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। बेटी गरिमा, अब तुम्हारी माँ नहीं रही। इतना सुनकर ही गरिमा अपने बाबा के गले लग जाती है और बहुत रोती है। फिर सौरभ और गरिमा सीमा का अंतिम संस्कार करके नानी के घर चले जाते हैं। सौरभ गरिमा की नानी को सब कुछ बता देता है। अब तो भगवान ही जाने आगे क्या होगा। एक तो 11 साल की बेटी, ना जाने अब कौन संभालेगा इसे। हाँ सासू माँ, मुझे भी अपनी कोई फिक्र नहीं। मुझे तो बस गरिमा की चिंता खाए जा रही है। मैं काम करने जाऊंगा या गरिमा की देखभाल करूंगा। तभी नानी बोल पड़ती है। अरे सौरभ, तू दूसरी शादी कर ले, वो सही रहेगा। सौरभ भी नानी की बात मान लेता है। आखिर इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। फिर सौरभ के लिए एक विधवा औरत माधवी का रिश्ता आता है। उसकी एक बेटी भी होती है, वैशाली। वैशाली 15 साल की थी। जब रिश्ता मिलवाने के लिए सौरभ और माधवी घर बुलाते हैं तो गरिमा को पहली नजर में देखकर ही माधवी के मन में उसके लिए ममता भर जाती है। पर जब वैशाली गरिमा को देखती है तो वो उससे जलने लगती है, क्योंकि वो उससे बहुत सुंदर थी। सौरभ और माधवी का रिश्ता पक्का हो जाता है और फिर माधवी वैशाली को लेकर सौरभ के घर चली जाती है। हर रोज माधवी गरिमा को बिल्कुल अपनी बेटी की ही तरह प्यार करती थी और वैशाली इस चीज से भी बहुत जलने लगी। इसलिए वैशाली गरिमा से बिल्कुल अच्छे से बात नहीं करती थी। पर गरिमा कभी भी बुरा नहीं मानती थी। उसे विश्वास था कि वो दोनों कभी ना कभी तो प्यार से रहेंगे। जब गरिमा और वैशाली दोनों मिलकर स्कूल जाते थे तब भी सारे बच्चे उन दोनों की बराबरी करने लगते कि गरिमा तो वैशाली से ज्यादा सुंदर है, ये तो उसकी बहन लगती ही नहीं। ये बातें सुनकर वैशाली बहुत गुस्से में आ जाती है। ये मेरी बदकिस्मती है जो मुझे तुम जैसी बहन मिली। गरिमा बहुत उदास हो जाती है और ये बात किसी को नहीं बताती। एक दिन वैशाली जब गरिमा को सोता हुआ देखती है तो वो कैंची लेकर गरिमा के पास जाती है और उसके सारे बाल काट देती है। जब गरिमा उठती है तो देखती है कि उसके सारे कटे हुए बाल बिखरे हुए होते हैं। मेरे बाल, ये कैसे हुआ? मैंने काटे तेरे बाल। बड़ा घमंड था ना तुझे अपने बालों पर। ले, अब तेरा घमंड चूर चूर हो गया। पीछे से माधवी सब सुन लेती है और वैशाली को बहुत डांटती है, पर इस बात का गरिमा को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। माँ,
आप दीदी को कुछ मत कहिए, ये बाल ही तो थे, फिर आ जाएंगे। देख अपनी बहन को, तुझसे छोटी है पर तुझसे कितनी ज्यादा समझदार है, कुछ सीख अपनी बहन से। ये बात सुनकर वैशाली को गरिमा से और नफरत होने लगती है। एक रात को वैशाली को गरिमा के ऊपर इतना गुस्सा आता है कि वो उसे जान से मारने की योजना बना लेती है। अगली सुबह, गरिमा गरिमा जल्दी मेरे पास आ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या हुआ दीदी, क्या दिखाना है तुम्हें? अरे जल्दी चलो, मैंने वहाँ पहाड़ी के पास बड़ा सुंदर इंद्रधनुष बनता हुआ देखा। अच्छा दीदी रुको, मैं आती हूँ। वैशाली गरिमा को पहाड़ के पास ले जाती है। दीदी बताओ ना, कहाँ है वो इंद्रधनुष? वैशाली चुपके से गरिमा को धक्का मारकर पहाड़ी से नीचे गिरा देती है। वैशाली घर जाकर चिल्लाते चिल्लाते माधवी को पुकारती है। माँ माँ, वो क्या, वो बोलना क्या हुआ? माँ वो गरिमा पहाड़ी से गिर गई। क्या? ये क्या कह रही है? गरिमा पहाड़ी से कैसे गिरी, बता। माँ वो गरिमा खेलते खेलते पहाड़ी से गिर गई। ये क्या बोल रही हो तुम वैशाली? मेरी बच्ची, मेरी बच्ची! सौरभ पहाड़ी की ओर भागता है और वहाँ जोर जोर से गरिमा गरिमा चिल्लाने लगता है और बहुत रोता है। तभी गरिमा मरने के बाद भूतनी बनकर छिपकर ये सब देख रही होती है और बाबा को रोते हुए देखकर वो भी रो जाती है। पर गरिमा अभी भी वैशाली से अपनी बहन जैसा प्यार करती है। वो जानती है कि ये सब वैशाली की जलन की वजह से हुआ है। वहाँ दूसरी ओर वैशाली सबको रोते हुए तो दिखाती है, पर अंदर से वो बहुत खुश होती है। अरे वाह, अब तो वो गरिमा भी मर गई, अब तो मैं बहुत खुश हूँ। जब वैशाली स्कूल जा रही होती है तब उसके सारे दोस्त उसके पास आते हैं। अरे वैशाली रुको तो सही। हाँ बोलो ना वैभव, क्या बात है? वैभव के पास और भी दोस्त खड़े होते हैं। अरे वैशाली, मुझे पता चला कि तुम्हारी बहन पहाड़ी से गिरकर मर गई। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। हाँ वैशाली, गरिमा तो सच में बहुत याद आती है। पता है लंच टाइम में वो हमें कितना हंसाती थी, उसके साथ में सच में बहुत अच्छा लगता था। हाँ अब हम सब कर भी क्या सकते हैं, वो वापस तो नहीं आ सकती। वैशाली और उसके दोस्तों की सारी बातें गरिमा की आत्मा चुपचाप देख रही होती है और उसे अपने दोस्तों के लिए बहुत बुरा लगता है। फिर वैशाली वहां से चली जाती है। वैशाली को अपने दोस्तों की बात सुनकर थोड़ा बुरा लगता है। उसे गरिमा की कमी थोड़ी खलने लगती है। जब वैशाली स्कूल से घर वापस आती है तो देखती है कि घर बहुत सूना सूना लग रहा है और उसकी माधवी भी बहुत उदास है गरिमा के जाने से। अरे वैशाली तुम आ गई, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, फिर खाना खाने आ जाना। वैशाली को फिर से थोड़ा सा गरिमा के लिए बुरा लगता है। फिर वैशाली खाना खाकर सोने चली जाती है। उसके दिमाग में वही लम्हा घूम रहा होता है जब उसने गरिमा को पहाड़ी से धक्का दिया था। इस बात को सोचकर वैशाली सो नहीं पा रही थी और वो उठ गई। वैशाली अपनी माँ के पास गई। माँ मैं अपनी दोस्त के घर स्कूल का काम करने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, पर जल्दी आ जाना। ठीक है माँ। इतना कहकर वैशाली घर से निकल जाती है। तभी उसका मन उस पहाड़ी के पास जाने का करता है जहाँ से उसने गरिमा को धक्का दिया था और वो उस पहाड़ी की तरफ जाने लगती है। गरिमा की आत्मा भी वैशाली का पीछा करने लगती है। जब वैशाली वहाँ पहाड़ी के पास पहुँचती है और वो पहाड़ी के पास जाकर खड़ी हो जाती है और बहुत जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने, मेरे हाथों में इतना बड़ा पाप। मैंने अपने हाथों से अपनी सौतेली बहन को मार डाला, वो बहन जो मुझे सगी बहन जैसा प्यार करती थी। हे भगवान, ये जलन के अंधेपन में क्या कर दिया मैंने। तभी गरिमा की आत्मा पीछे से सब कुछ देख रही होती है। नहीं दीदी नहीं, आप रोइए मत। ठीक है, अब मैंने ठान लिया है अपनी गलती का पश्चाताप करने और बहन से माफी मांगने के लिए मैं अपनी बहन गरिमा के पास जा रही हूँ। और तभी वो पहाड़ी से गिरने वाली होती है। तभी गरिमा की आत्मा अपनी पूरी शक्ति लगाकर वैशाली को पकड़ लेती है और उसे ऊपर खींच लेती है। वैशाली गरिमा की आत्मा को देखकर बहुत चौंक जाती है। तुम यहाँ बहन, मेरी बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। ओह दीदी आप मत रोइए, आपने तो जाते जाते मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है। अभी मैं यहाँ दर बदर इसलिए भटक रही थी क्योंकि मुझे शांति नहीं मिली थी, पर अब मिल चुकी है। ओह गरिमा, आज तुमने ये बता दिया कि सौतेली बहन का प्यार भी सगी बहनों जैसा हो सकता है, जो मरते दम तक नहीं जाता। इसके बाद गरिमा की आत्मा गायब हो जाती है और वैशाली खुश होकर अपने घर चली जाती है।